India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना विधायकों की कथित खरीद फरोख्त मामले में हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी। कहा, मुख्यमंत्री ने आरोपियों को साजिशकर्ता के रूप में स्थापित किया। एसआईटी जांच निष्पक्ष नहीं है। आरोपियों के संवैधानिक अधिकारों को भुला दिया गया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, अलग समुदाय के लोग दे सकते हैं किडनी। अब तक किडनी प्रत्यारोपण के लिए नजदीकी रिश्तेदार होना था जरूरी। मुंबई कोर्ट ने समलैंगिक पति की सच्चाई से रूबरू होने पर पत्नी को लगे आघात को माना घरेलू हिंसा। पत्नी को भरण पोषण की हकदार माना। पति को मुआवजा देने को कहा। वाहन से पशुओं की बरामदगी और पशुओं से क्रूरता मामले में रखरखाव उपचार के लिए वाहन मालिक भी हैं जिम्मेदार। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला। India Legal presents Courts Roundup. बीआरएस विधायक खरीद फरोख्त का मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने जांच एसआईटी से लेकर सीबीआई को सौंपी। हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने स्वयं आरोपी को साजिशकर्ता के रूप में ब्रांडेड किया, इसलिए एसआईटी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान आरोपियों के संवैधानिक अधिकारों को भुला दिया गया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने विधायकों की कथित खरीद फरोख्त मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने स्वयं बीआरएस विधायक अवैध खरीद फरोख्त मामले में अभियुक्तों को साजिशकर्ता के रूप में ब्रांडेड किया है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि एसआईटी जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। 98 पेज के आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट बयान दिया कि बीजेपी और टीआरएस पार्टी के बीच राजनीतिक खींचतान में अभियुक्तों के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों को भुला दिया गया लगता है। जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी की पीठ ने अब तक मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल को भंग करते हुए ये टिप्पणियां की और सीबीआई को मामले की नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि मामले में एसआईटी का गठन जांच अधिकारियों की चूक को कवर करने के लिए किया गया था। हालांकि राज्य के सीएम ने जांच की सीडी सामग्री सार्वजनिक की थी। इसमें मामले में निष्पक्ष जांच के बारे में अभियुक्तों के मन में उचित आशंका पैदा होगी। अदालत को जांच ट्रांसफर करने का एक कारण दे रहा है। कोर्ट ने ये भी सवाल किया कि सीएम को एसआईटी द्वारा एकत्र की गई सामग्री तक कैसे पहुंच मिली और चूंकि राज्य सरकार इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकी, कोर्ट ने कहा कि यह कहना कि आरोपी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है अनुचित है। इन परिस्थितियों में कोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया गया है, जिन्हें सार्वजनिक रूप से साजिशकर्ता के रूप में ब्रांडेड किया गया, जिससे उन्हें आपराधिक कार्यवाही का प्रभावी ढंग से बचाव करने और कानून के तहत उनके कानूनी उपायों का लाभ उठाने के उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। कोर्ट ने कहा कि किसी दिए गए मामले में वास्तविक पूर्वाग्रह को साबित करने की आवश्यकता नहीं है और यह पर्याप्त होगा कि अगर अभियुक्त द्वारा अनुचित जांच की वैध और उचित आशंका की जाती है। 26 अक्टूबर को
तंदूर विधानसभा सीट के विधायक पायलट रोहित रेड्डी ने एफआईआर दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया कि 3 आरोपी व्यक्ति उनसे मिले और उन्हें भारत राष्ट्र समिति या बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव नहीं लड़ने के लिए कहा। इसके बजाय उन्हें कथित तौर पर बीआरएस से इस्तीफा देने और बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा गया और केंद्र सरकार के अनुबंध कार्यों के अलावा 100 करोड़ रुपए की राशि की पेशकश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट। मुंबई के एक ट्रायल कोर्ट ने घरेलू हिंसा पर फैसला सुनाया। स्त्री का पति समलैंगिक था। कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति शब्द में केवल ऐसी महिला शामिल नहीं होगी जो शारीरिक शोषण का शिकार होती है, बल्कि इसमें ऐसी महिला भी होगी जो यौन, मौखिक और भावनात्मक शोषण सहती है। इसके साथ ही कोर्ट ने समलैंगिक पुरुष को स्त्री को भरण पोषण भत्ता का भुगतान करने के निर्देश के आदेश को बरकरार रखा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर ए जोगलेकर ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ पति की अपील खारिज कर दी, जिसमें पत्नी को भरण पोषण के लिए 15,000 रुपए देने का आदेश दिया गया था। अदालत ने निचली अदालत की इस टिप्पणी को बरकरार रखा कि अधिनियम की धारा के उल्लंघन में पति का कोई भी कार्य या आचरण स्वाभाविक रूप से घरेलू हिंसा के दायरे में आएगा। दंपति की शादी दिसंबर 2012 में हुई थी। महिला का मामला यह है कि पति ने 6 महीने से अधिक समय तक सुहागरात नहीं मनाई और उसे अन्य पुरुषों से उसके संबंध थे। दूसरी ओर उस व्यक्ति ने दावा किया कि उसकी पत्नी के पास ना तो उसके कथित कार्यों का सबूत है और ना ही उसने उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार किया है। वास्तव में उसने जांच के बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध रखने से इनकार कर दिया था। पत्नी हमेशा उस पर शक करती है। पत्नी के साक्ष्य के अवलोकन पर अदालत ने पाया कि उसने अपने पति की अश्लील तस्वीरों तक पहुंच बनाई। अदालत ने कहा, पति के फोटो देख आवेदक को आघात लगा और उसका भावनात्मक शोषण हुआ। मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म द वायरल फीवर के संस्थापक अरुणाब नथुनी कुमार को आईपीसी की धारा 354A के तहत यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एआई शेख ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष ने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया और मामले में सबूत में विसंगति और विरोधाभास है। कोर्ट ने कहा, एफआईआर दर्ज करने में अनुचित और अस्पष्ट देरी हुई, जिसने अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा किया। ऐसा लगता है कि शिकायत अभियुक्त और शिकायतकर्ता के बीच व्यापार में विवाद या प्रतिद्वंदिता के कारण दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी गवाह उसी इंडस्ट्री में शामिल हैं जहां आरोपी भी कारोबार कर रहा है। मुकदमे के दौरान महिला के पति, जो उस समय उसका प्रेमी था, सहित कुल 4 गवाहों का ट्रायल किया गया था। इसलिए अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों को दोषी साबित करने में विफल रहा। महिला ने 2017 में दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि जून 2014 में कुमार ने उसका यौन उत्पीड़न किया। शिकायत में कहा गया कि 2017 में उसे कुमार के अन्य महिलाओं के साथ कथित बुरे बर्ताव के बारे में पता चला और उसने उसके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। मीटू के दौरान 2017 में 9 से अधिक महिलाओं ने कुमार पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उसने ये भी स्वीकार किया कि वो 3 साल तक इस घटना के बारे में चुप रही। उसने फेसबुक के स्क्रीनशॉट का कोई प्रिंट नहीं दिया जो अलग अलग लड़कियों द्वारा अपलोड किया गया था। उसने जो सुझाव दिए, उसने केवल आरोपी से जबरन वसूली करने के लिए झूठा मामला दर्ज किया था। पशु क्रूरता पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वाहन के मालिक को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत बरामद किए गए जानवरों के रखरखाव और स्वास्थ्य निरीक्षण के लिए भुगतान करने के निर्देश को बरकरार रखा है। जस्टिस प्रकाश नाइक ने फैसले में कहा कि सत्र न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखते हुए पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, जानवरों की देखभाल और रखरखाव नियम 2017 के संदर्भ दिया है। इसमें वाहन मालिक, सामान भेजने वाले, ट्रांसपोर्टर, एजेंट और अन्य शामिल पार्टियों द्वारा जानवरों के परिवहन से संबंधित अपराध के मामले में जानवरों के परिवहन, उपचार और देखभाल के लिए संयुक्त और कई दायित्वों का प्रावधान है।
कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता वाहन का मालिक है, उसे ऊपर बताए गए नियमों के मुताबिक पशुओं के रखरखाव और साथ निरीक्षण की राशि का भुगतान करने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता को वाहन का मालिक होने के नाते रखरखाव, स्वास्थ्य निरीक्षण के प्रति पशु प्रतिदिन 200 रुपए राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अदालत ने वाहन मालिक की रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता को जानवरों के रखरखाव और स्वास्थ्य निरीक्षण के लिए आरोपी और केस संपत्ति के मालिक के साथ 90,625 रुपए देने के निर्देश के आदेश को चुनौती दी गई थी। महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 11 और मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192A के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भैंसों को अवैध रूप से मुंबई ले जाया जा रहा था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने निर्देश दिया कि 13 जुलाई 2022 तक पशुओं के परिवहन, उपचार और देखभाल के खर्च के लिए जानवरों के मालिक, ट्रक में रहने वाले और ट्रक मालिक संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से उत्तरदायी हैं। तो रखरखाव, उपचार के लिए वाहन मालिक को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पशुओं से क्रूरता का ये मामला है, जिसमें एक जगह से अगर दूसरी जगह पशु को ले जाया जा रहा है तो उससे अंतर्गत ये बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि सीआरपीसी की धारा 300 न केवल एक ही अपराध के लिए बल्कि एक ही तथ्य पर किसी अन्य अपराध के लिए भी किसी व्यक्ति के ट्रायल पर रोक लगाती है। अदालत एक आपराधिक अपील की सुनवाई कर रही थी, जो 2009 की आपराधिक अपील में केरल हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, जिसके द्वारा ट्रायल कोर्ट के अपीलों को खारिज करके और इसके परिणाम स्वरूप अपीलकर्ता की दोष सिद्धि की पुष्टि करते हुए बरकरार रखा गया था। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था और उसे 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही कहा था कि उसे 2,000 रुपए के जुर्माने की राशि अदा करनी होगी और ऐसा नहीं करने पर 6 माह के कठोर कारावास की सजा काटनी होगी। आरोपी को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 409 के तहत अपराध के लिए और दोषी ठहराया गया और 2 साल के कठोर कारावास और 2,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई और ऐसा न करने पर 6 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सजाएं साथ साथ चलने का निर्देश दिया गया। अदालत ने कहा अनुच्छेद 20 से 22 नागरिकों और अन्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 20(2) स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार ट्रायल नहीं चलाया जाएगा या दंडित नहीं किया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 300, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 40, आईपीसी की धारा 71 और सामान्य खंड अधिनियम 1897 की धारा 26 में निहित वैधानिक प्रावधानों द्वारा दोहरे खतरे के खिलाफ आपत्ति भी पूरक है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिससे देश में अंगदान को अब बढ़ावा मिलने वाला है। कोर्ट ने ऐसे 2 लोगों को किडनी बदलने की इजाजत दी है जिनका नजदीक में कोई संबंध नहीं है। देश में अंगदान को लेकर एक कानून बनाया गया कि किडनी प्रत्यारोपण के लिए नजदीकी रिश्तेदार होना जरूरी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब अंगदान से जुड़े कानून पर एक व्यापक असर होने की संभावना है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश विनोद एस भारद्वाज ने अंबाला निवासी अजय कुमार और एक अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायाधीश विनोद एस भारद्वाज का कहना है कि किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए कानूनी दांवपेच भी अगर सामने आए तो उसमें फंसना नहीं चाहिए, और वो भी तब जब किडनी प्रत्यारोपण के लिए पैसे के लेन देन की संभावना को पूरी तरह खत्म कर दिया गया हो। ऐसे में किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश विनोद एस भारद्वाज ने कहा कि अब अनुच्छेद 21 कदम उठाएगा और न्याय सहायता के लिए आएगा। भारद्वाज ने कहा कि न्याय संगत क्षेत्राधिकार के तहत कानून में अंतर की जांच की जा सकती है। भले ही कानून में किडनी प्रत्यारोपण के लिए नजदीकी रिश्तेदार होना जरूरी है, लेकिन इस तरह की परिभाषा को किसी की प्यार से नहीं आंका जा सकता। याचिकाकर्ता अजय मित्तल और सैयदुज्जमा किडनी की गंभीर बीमारियों से परेशान हैं। ऐसे में पीजीआई-एमईआर चंडीगढ़ ने उन्हें किडनी प्रत्यारोपण की सलाह दी थी, तो सैयदुज्जमा की पत्नी इरफान खातून
इरफाना खातून अपने पति को किडनी देना चाहती हैं और अजय मित्तल की मां अरुणा देवी अपने बेटे को किडनी देना चाहती हैं। ऐसे में इरफाना खातून का ब्लड ग्रुप अजय मित्तल से मैच हुआ, तो वहीं अरुणा देवी का ब्लड ग्रुप सैयदुज्जमा से मैच हो गया। तो इरफाना खातून और अरुणा देवी ने अपनी किडनी देने की इच्छा जाहिर की। इस आवेदन को ठुकरा देने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों को इसके लिए परमिशन दे दी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को बड़ा झटका देते हुए हरियाणा सरकार के उस आदेश पर मोहर लगा दी है जिसके तहत इन्हें आगे दाखिला न करने की हिदायत दी गई। हाईकोर्ट ने कहा कि मानकों को पूरा न करने वालों को स्कूल संचालन का अधिकार नहीं है। याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर ट्रस्ट ने हाईकोर्ट को बताया कि याची एसोसिएशन छोटे स्कूल हैं और कम पैसे पर छात्रों को शिक्षा मुहैया करवाते हैं। याचिकाकर्ता स्कूल 2003 से 2007 के बीच के हैं और लगातार हर साल उन्हें अस्थायी मान्यता मिलती है। हरियाणा सरकार ने 24 जनवरी 2022 को पत्र जारी करते हुए सत्र 2022-23 के लिए छात्रों को प्रवेश न देने को कहा है। याची स्कूलों ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि उन्हें छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से मांग खारिज होने के बाद याची ट्रस्ट ने खंडपीठ की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि मानकों का पालन करना बेहद जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि हम हैरान हैं कि 2007 से अभी तक इन स्कूलों को संचालित करने की अनुमति ही क्यों दी गई। मानकों पर खरा उतरने वाले स्कूलों को ही संचालन की अनुमति दी जा सकती है। मानकों में इमारत, खेल मैदान, बिजली, फिटिंग, शिक्षक, सफाई और अन्य कई प्रकार की सेवाएं और सुविधाएं हैं जिनके स्कूल संचालन में जरूरत होती है। स्कूलों को अस्थायी मान्यता इसलिए दी गई ताकि वो मानकों पर खरा उतर सके, लेकिन ये स्कूल इसमें नाकाम रहे। मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु के नगरपालिका प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश और ग्रेटर चेन्नई कारपोरेशन और कोयम्बटूर कारपोरेशन के परिणामी प्रस्तावों की वैधता को बरकरार रखा। इसके द्वारा चेन्नई और कोयम्बटूर में प्रॉपर्टी टैक्स को संशोधित किया गया और बढ़ाया गया। अदालत ने हालांकि जोर दिया कि टैक्स दरों में यह संशोधन पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है और इस हद तक संशोधन नोटिस खारिज कर दिया। समिति ने टैक्स की दर के साथ साथ मूल सड़क दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। समिति ने स्लैब सिस्टम को अपनाने का भी प्रस्ताव दिया। याचिकाकर्ताओं ने प्रॉपर्टी टैक्स के निर्धारण के लिए अपनाई गई पद्धति को भी चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं ने यह कहते हुए स्लैब सिस्टम को भी चुनौती दी कि यह बड़ी संपत्तियों के मालिकों के साथ भेदभावपूर्ण है। अदालत ने आगे कहा कि कानून की स्थापित स्थिति के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स में वृद्धि को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये पक्षकारों के मूल अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसके अलावा टैक्स दरों में वृद्धि पूर्वव्यापी नहीं हो सकती, जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में न्यायालयों द्वारा तय किया गया था। ये देखते हुए कि टैक्स दरों और कर के बोझ में किसी भी वृद्धि से पक्षकारों के मूल नागरिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार ये न्यायालय यह स्पष्ट करता है कि 2022-23 की पहली छमाही का संदर्भ सरकारी आदेश, राजपत्र और CR में गलत और अवैध है। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु राज्य विपणन निगम या तस्माक को 6 जनवरी तक निजी डिस्टिलरी और ब्रुअरीज के साथ किए गए अनुबंधों की प्रतियां सहित खरीद विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तस्माक ने विवरण देने के लिए अदालत के पहले के निर्देशों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए न्यायमूर्ति अनीता सुमंत की पीठ ने उसे लागत के रूप में चेन्नई के अदयार में कैंसर संस्थान को 10,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। तमिलनाडु सूचना आयोग द्वारा निजी डिस्टिलरी और ब्रुअरीज से खरीदी गई शराब की मात्रा के संबंध में उनकी RTI को खारिज करने के बाद कोयम्बटूर के अधिवक्ता लोगनाथन द्वारा दायर एक रिट याचिका के बाद अदालत ने यह आदेश पारित किया। अधिवक्ता ने मई 2015 में RTI अधिनियम के तहत एक आवेदन पेश किया, जिसमें 2013-14 और 2014-15 की अवधि के दौरान
तमिलनाडु सरकार द्वारा शराब की बिक्री के माध्यम से उत्पन्न आय से संबंधित 6 प्रश्नों की जानकारी मांगी गई थी। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उन्होंने 2017 में तमिलनाडु राज्य सूचना आयोग से संपर्क किया। तस्माक के जन सूचना अधिकारी ने कर्मचारियों के भुगतान, किराए के खर्च और अन्य प्रशासनिक खर्चों सहित उनके 6 प्रश्नों में से 5 का जवाब दिया। हालांकि पीआईओ ने यह कहते हुए निजी डिस्टिलरी और ब्रोरीज से खरीद की मात्रा और खर्च की गई राशि के बारे में सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया कि इससे तीसरे पक्ष के वाणिज्यिक हित प्रभावित होंगे। तो कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.